जी जनाब, मेरी वॉइस आई है आप लोगों को? Yes, sir, your voice is good. यस सर। अच्छा जनाब, अभी तक जो हम लोगों ने बात कर ली थी कि भाई स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर, एक स्टोर प्रोसीजर बनाया था जनाब जिसमें दो पैरामीटर हमने प्रोवाइड कर दिए थे, और ये दोनों पैरामीटर क्या थे? एक इनपुट पैरामीटर थे, यानी जब भी आप स्टोर प्रोसीजर दे रहे थे तो यहाँ पे देखें ये पहला इनपुट और ये दूसरा इनपुट, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि क्लास अगर इन केस आप लोगों से कहा जाए कि भाई ये आपकी स्क्रिप्ट जो है वो लॉस हो गई, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि भाई ये स्टोर प्रोसीजर में क्या लॉजिक है, इसको रीड करना है, इसके टेक्स्ट को रीड करना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो जनाब यहाँ पर हमारे पास एक तरीका तो ये है कि स्टोर प्रोसीजर पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन होता है स्क्रिप्ट क्रिएट टू न्यू क्वेरी। तो ये आपको पूरी स्क्रिप्ट डिफाइन कर देगा जनाब आपकी का स्टोर प्रोसीजर की लॉजिक क्या बनेगी, पहली बात, ठीक है। और हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर आता है, वो एक सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर आता है SP_हेल्प टेक्स्ट के नाम से, सही है। SP_हेल्प टेक्स्ट के बाद आप जो है वो अपने स्टोर प्रोसीजर, किसी भी स्टोर प्रोसीजर का आप यहाँ पर नाम दो और उसके साथ एग्जीक्यूट करो, तो जनाब ये आपको पूरी स्क्रिप्ट ला के दे देगा। अब स्टोर प्रोसीजर क्या था? स्टोर प्रोसीजर ये था जो आप लोगों ने SP_हेल्प टेक्स्ट के बाद लिखा, ये स्टोर प्रोसीजर था। अगर मैं चाहता हूँ कि जनाब मेरे पास ये वाला स्टोर प्रोसीजर की स्क्रिप्ट आ जाए मेरे पास, तो SP_हेल्प टेक्स्ट क्या करता है कि जो भी स्टोर प्रोसीजर हो या कोई भी जनाब जो है वो ट्रिगर्स हो, जो भी है उसकी लॉजिक जो है वो ला के दे देता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जनाब आप यहाँ पर किसी टेबल को भी मेंशन कर सकते हो। फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर टेबल था एम्प्लॉय 4, क्या ये इसके साथ चलेगा? नो टैक्स ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो अगर मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम दूँ इसके बराबर में, फिर उसके बाद डॉट करूँ, तो क्या ये अब वर्क करेगा? तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हेल्प टैक्स जो है वो बेसिकली स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर मजीद क्या कहा हुआ है कि भाई ये स्टोर प्रोसीजर बन गया। स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो आप प्रोसीजर का डायरेक्ट नाम दो, एग्जैक्ट का कीवर्ड लगाओ, या एग्जीक्यूट का कीवर्ड लगाओ, सही है, राइट। अब अगली चीज़ हमारे पास क्या है? स्टोर प्रोसीजर विद पैरामीटर। अगर आपके पास कोई भी स्टोर प्रोसीजर उसमें आपने पैरामीटर पास किए हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने का तरीकेकार ये है जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया, सही। अब उसके बाद टू व्यू द टेक्स्ट ऑफ द स्टोर प्रोसीजर, तो यहाँ पर SP_हेल्प टेक्स्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ पर SP_हेल्प टेक्स्ट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम टेबल के बारे में बात कर रहे थे कि भाई टेबल जो है वो नहीं चल रहा था, यानी अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। इसको सिंगल कोटेशन में लिख कर देख लेते हैं कि क्या ये अब वर्क करेगा, तो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देयर इज नो टैक्स फॉर द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय 4। तो आप जब अगर किसी टेबल का आपको अगर स्क्रिप्ट देखनी है तो जनाब, क्योंकि टेबल में कोई एडिशनल लॉजिक नहीं होती, स्टोर प्रोसीजर में आपको अपनी लॉजिक, टेबल में तो हम जस्ट टेबल को क्रिएट करते हैं जनाब, आपने कॉलम्स वगैरह सेट किए वॉट एवर, तो राइट क्लिक राइट क्लिक द SP ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट प्रोसीजर क्रिएट टू। दूसरा ऑप्शन ये था जो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया कि आप राइट क्लिक करो और देन उसके बाद यहाँ पर क्रिएट टू, ऑल्टर टू, ड्रॉप टू, वॉट एवर यू वांट, तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट देख सकते हो। SP_हेल्प टैग इस्तेमाल इसलिए किया कि जनाब अगर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट, अगर हमें किसी भी स्टोर प्रोसीजर की देखनी है कि एक्चुअल लॉजिक उसमें क्या बनी हुई है, तो आप SP_हेल्प टैग का इस्तेमाल करते हो। फिर यहाँ पे बात की थी चेंज टू चेंज द स्टोर प्रोसीजर, आप सिंपल क्या करो, ऑल्टर करो और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है स्टोर प्रोसीजर, तो सिंपल आप क्या करो, ड्रॉप के बाद प्रोसीजर का कीवर्ड लिखो और प्रोसीजर का नाम लिखो, ठीक है।
तो ड्रॉप अगर आप डायरेक्ट नाम दोगे तो वो जनाब टेबल भी हो सकता है, सही है। तो प्रोसीजर को वेरीफाई करने के लिए, अलर्ट करने के लिए आप प्रॉक का कीवर्ड लिखोगे। अगर कोई स्टोर प्रोसीजर अगर डिलीट करना है, फॉर सपोज ये वाला स्टोर प्रोसीजर हमें डिलीट करना है जो पहला वाला था, तो आप क्या करोगे, इससे पहले लिखोगे ड्रॉप, फिर यहाँ पे लिखोगे प्रॉक, प्रॉक के बाद आप यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर का नाम प्रोवाइड करोगे। तो आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो ये मेरे प्रोसीजर जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा जनाब, अगली बात हमारे पास क्या आती है कि स्टोर प्रोसीजर विद आउटपुट पैरामीटर। आप लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने पैरामीटर पास किए थे तो वहां पर एक आउटपुट पैरामीटर का भी कॉलम था। उस आउटपुट पैरामीटर का मतलब क्या था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटपुट पैरामीटर प्रोसीजर। आउटपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है। अच्छा एक एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जनाब अगर मुझे एक स्टोर प्रोसीजर बना के दो कि चलो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर टू टेक जेंडर फ्रॉम यूजर एंड आइडेंटिफाई हाउ मैनी जेंडर इन एम्प्लॉय टेबल। सही है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोगों ने ले ली कि भाई जनाब आपको क्या करना है कि एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है कि जो कि आपसे जेंडर ले एज अ यूजर इनपुट, और आप जो है रिटर्न कर दो, मतलब उस स्टोर प्रोसीजर से आपको ये बताना है कि हाउ मैनी जेंडर इन एम्प्लॉय, जो आपने जेंडर दिया है उस जेंडर के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, आइदर मेल और फीमेल। अगर हम एम्प्लॉय की टेबल में काउंट करना चाह रहे हैं कि भाई मेल एम्प्लॉय कितने हैं या फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो जनाब यहाँ पर एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे, क्रिएट प्रोसीजर एस पी गेट एम्प्लॉय काउंट के नाम से हमने यहाँ पर एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया, और उसमें एक पैरामीटर क्या है। अब क्लास यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि हम इनपुट क्या ले रहे हैं और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। इस सवाल में आप कैसे बता सकते हो कि हम इनपुट क्या ले रहे हैं और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है जनाब। एनीवन? सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर जेंडर इनपुट ले रहे हैं और उसके मुताबिक हमें ये मिल रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि स्पेसिफिक जेंडर से हैं वो कितने हैं। तो जनाब यहाँ पर एक पैरामीटर तो हमने जेंडर के नाम से ले लिया, जिसकी टाइप क्लास कीप इन माइंड सेम होनी चाहिए आपके टेबल के अंदर जो कॉलम है उसकी टाइप से, क्योंकि जेंडर कॉलम है ना हमारा, उसकी टाइप सेम होनी चाहिए। टाइप डिफरेंट, नंबर ऑफ वैल्यूज अंदर की कैरेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं, बट टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब दूसरा पैरामीटर जनाब मैं यहाँ पर दूंगा एट द रेट एम्प्लॉय काउंट के नाम से, और जनाब इसकी टाइप मैंने इंटीजर दे दी, क्योंकि ये तो काउंट करेगा ना इंटीजर। और अब ये वाला जो पैरामीटर बनेगा मैं इसको आउटपुट पैरामीटर बनाना चाह रहा हूं, और तो इसके बाद कीवर्ड लिखेंगे आउट का, या तो आप आउट का कीवर्ड लिखें या तो आप आउटपुट का कीवर्ड लिखें। दोनों सूरतों में किसी भी पैरामीटर के बाद की टाइप के बाद अगर आपको आउटपुट का कीवर्ड मिल जाए तो जनाब आप आंखें बंद करके मान लिया हो कि ये आउटपुट पैरामीटर है, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। सही है। इससे के थ्रू हम क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे। तो जनाब इस सवाल में हमें ये पता चलता है कि एक यूजर से इनपुट लिया जा रहा है जो कि इनपुट पैरामीटर है, और एक पैरामीटर उस यूजर इनपुट के बिहाफ पर
काउंटिंग करके देगा, जो काउंट रिटर्न करके देगा, जिसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया जो कि आउटपुट पैरामीटर है, ठीक है। देन उसके बाद एज बिगिन देन एंड, इट इज द बॉडी ऑफ द स्टोर प्रोसीजर। अब इसके अंदर हम क्या क्यूरी लिखेंगे, इसके अंदर हमें काउंट करवाना है हाउ मैनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनका जेंडर आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, वो यूजर से इनपुट करेगा। तो क्यूरी क्या बनती है, सेलेक्ट कर दो काउंट, सही है, काउंट बाय जेंडर, सही, फ्रॉम एम्प्लॉय, या काउंट बाय जेंडर नहीं, आईडी कर दो, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल टू @ जेंडर। अब क्लास इसका क्या मतलब होगा कि जो यूजर से इनपुट आएगा इसमें, सही, उसी, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये काउंट बाय आईडी रिटर्न करेगा, कि ये तमाम स्टूडेंट्स को काउंट करेगा, तमाम एम्प्लॉय को काउंट करेगा जिनका जेंडर जो यूजर डिफाइन करेगा। अब ये काउंट को, सही है, काउंट को मैं कहता हूँ कि जनाब ये वाला जो पैरामीटर है इसमें होल्ड करवा दो, सिर्फ इतना काम करवाऊँ। तो अब इसका क्या क्या मतलब होगा कि फ्रॉम एम्प्लॉय 4, टेबल का नाम एम्प्लॉय 4 है, राइट। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि सेलेक्ट, अब ये वाली, ये क्या काम करेगा, काउंट करेगा एम्प्लॉय में से जिनका जेंडर जो भी यूजर डिफाइन करेगा, और वो रिटर्न कर देगा ये। अब ये काउंट क्या रिटर्न करेगा जनाब, हमें आईडी रिटर्न, इंटीजर रिटर्न करेगा, और इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवा दिया, और सिंपल क्या होगा, ये वेरिएबल सेलेक्ट करके दे देगा, राइट। यहाँ तक मुझे बताओ उसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये मेरा स्टोर प्रोसीजर इस स्पेसिफिक डेटाबेस में क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पर ओवरऑल पूरे डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा क्लास 2 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा स्विच ऑन कर लूँ, मेरी चार्जिंग एंड हो रही। ओके, तो अब जनाब क्या हुआ कि हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर दिया अपने इस डेटाबेस में, और प्रोग्रामेबिलिटी में जाके स्टोर प्रोसीजर में जाके हमें जो है वो स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे मिल जाएगा, सही है। गेट एम्प्लॉय काउंट के नाम से स्टोर प्रोसीजर हमने बना लिया। अब जनाब मुझे ये बताइए कि अब स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने का क्या तरीकेकार होगा, कि चलो मान लिया स्टोर प्रोसीजर लिख दिया, उसके बाद पहला इनपुट आ गया, हमने कहा कि भाई मेल, आउटपुट पैरामीटर कैसे एग्जीक्यूट होता है, एनी आइडिया अबाउट इट। तो जब भी जनाब किसी भी स्टोर प्रोसीजर में आउटपुट पैरामीटर आ जाए, तो अब उसको एग्जीक्यूट करवाने का तरीका डिफरेंट है। ऐसा तरीका नहीं है कि जो अभी तक हम लोग करते हुए आए पैरामीटराइज, क्योंकि ये इनपुट पैरामीटर थे तो ठीक है, लेकिन जब आउटपुट पैरामीटर इनपुट के साथ अगर आ गया, तो जनाब सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, डिक्लेयर @ टोटल EMP। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब जनाब इसकी टाइप सेम होनी चाहिए जो आपके आउटपुट पैरामीटर की टाइप होगी, कीप इन माइंड। इसकी टाइप अगर इसकी टाइप से वेरी करेगी तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आउटपुट पैरामीटर बना हुआ तो इसके अंदर है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए इस पैरामीटर को के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होता है। हमने इसको इसकी सेम टाइप रख दी जो आउटपुट पैरामीटर था। नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसीजर, एग्जीक्यूट का कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद प्रोसीजर का नाम, सही है। अब इसमें पहला पैरामीटर आएगा जनाब, अब यहाँ पे देखो मुझसे कह रहे हैं पहला पैरामीटर हमने कहा कि भाई मेल, उसके बाद ये कह रहा है दूसरा पैरामीटर एम्प्लॉय काउंट। अब एम्प्लॉय काउंट कौन रिटर्न कर रहा है, मैं अगर यहाँ पर इस वेरिएबल को उठा के यहाँ पर रिटर्न करूँ तो इस टाइम हमें नहीं पता चल रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, ये तो सिंपल से स्टैटिक एक वेरिएबल है, सही है, ये एक वेरिएबल है। और
हम कह रहे हैं कि भाई दूसरा पैरामीटर हमने इसी वेरिएबल को बना दिया, ये तो सिंपल सा वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे कि इसके बाद आउट का कीवर्ड लगाएंगे तो रेफरेंस बनाएगा कि जनाब ये वाला वेरिएबल जो है वो आर्गुमेंट के तौर पर एज अ आउटपुट पैरामीटर है। ये मतलब कि इस स्टोर प्रोसीजर के चलने के बाद जब इसको यूजर इनपुट मिलेगा उसके बिहाफ पर जो रिटर्न होगा वो जनाब इसमें रिटर्न होगा। तो आउटपुट पैरामीटर का मतलब ये है कि आपको रन टाइम पे एग्जीक्यूट करते वक्त कोई वैल्यू कोई पैरामीटर प्रोवाइड करे वो आउटपुट पैरामीटर है। तो नेम से जाहिर है ना, इनपुट का मतलब रन टाइम पे पहले इनपुट करोगे तो आउटपुट मिलेगा, जब इनपुट किया तो हमें आउटपुट रिटर्न होकर इस वेरिएबल के थ्रू मिलेगा, देन उसके बाद आप उसको प्रिंट करवा लो। तो एसक्यूएल सर्वर में हमें ऑप्शन मिलता है कि आप सिंपल प्रिंट की कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिंट के बाद आप यहाँ पर इस वेरिएबल को इंप्लीमेंट करवा दो। अब ये 3 लाइन जरूरी होती हैं इस स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अगर आउटपुट पैरामीटर आपके पास है इस स्टोर प्रोसीजर में तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा सेम इसी टाइप का। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्रोसीजर को, पहले इनपुट पैरामीटर देना पड़ेगा, उसके बाद जो आपने वेरिएबल लिया है। उसके बाद अगर आप आउट का कीवर्ड नहीं लगाओगे तो सुन लो कि वो नल रिटर्न करेगा, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आउट का कीवर्ड लगाओगे तो वो ये आउट इससे रेफरेंस बनाएगा, इस पैरामीटर से रेफरेंस बनाएगा और वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करके देगा 7। अब ये 7 क्या है, क्यूरी मैंने क्या लिखी थी, अगर मैं यहाँ पर इसके बाद लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि वो कौन से, सॉरी एम्प्लॉय 4, तो यहाँ पे मुझे बताएं वो कितने हजरात हैं जो कि मेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा स्टोर प्रोसीजर क्या रिटर्न कर रहा है जनाब के 7। और एक बात और कि अगर ये तो हमने सिंपल प्रिंट इंस्ट्रक्शन, अगर आपको इसको किसी टेबुलर फॉर्म में अगर प्रिंट करवाना है तो आप क्या करते हो, सेलेक्ट लिखोगे, उसके बाद ये जो आपका आउटपुट पैरामीटर है आर्गुमेंट के तौर पर एस करने के बाद आप इसका एलियास प्रोवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और इसको इंक्लोज कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये पूरा कॉलम का नाम बना के दे देगा आपको। तो अब मैं अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जनाब ये देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनका जो मेल हैं वो 7 है। इसी तरीके से अब इसमें पैरामीटर चेंज कर लेते हैं, फीमेल। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा कि जितनी भी फीमेल्स होंगी जनाब वो रिटर्न करके देगा, 3 फीमेल्स। अब अगली बात ये है कि इसको टेस्ट करने के लिए कि अगर मैं आउटपुट का कीवर्ड नहीं देता तो ये मुझे क्या रिटर्न करता। मैंने आपसे कहा था कि ये मुझे नल रिटर्न करके देगा, तो यहाँ पे ये देखिए इसने मुझे नल रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि ये अब आउट का कीवर्ड, अब इसका क्या मतलब, ये तो हमने सिंपल उठा के यहीं पे लगा दिया, आउट का कीवर्ड लगाएंगे तभी तो ये रेफरेंस बनाएगा इसके साथ। सही है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में एक मेथड बनाया था पास बाय वैल्यू का, पास बाय रेफरेंस का, याद है कुछ? रमीज अजहर, हमने इसकी एग्जांपल भी की थी ग्रुप में। सर पास बाय वैल्यू के मतलब वैल्यू देके हम कोई sir. चीज पास करें। हाँ, और रेफरेंस टाइप क्या होता है? सर मतलब जैसे आपने ऊपर अभी रेफरेंस दिए, जैसे अब इसका मुझे ये बताओ कि क्या ये सर और ये, रेफ का कीवर्ड देके पास करते थे रेफरेंस, जिससे उसका हाँ तो एड्रेस वो चला क्या जाता कर, दूसरे वेरिएबल में। हाँ एड्रेस चले जाता था। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या, मुझे बताइए कि क्या वैल्यू टाइप हो रहा है या ये रेफरेंस टाइप हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आउट का कीवर्ड लगाता हूँ तो एक और पैरामीटर आप लोग पढ़ते थे आउट का, आउट पैरामीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप आउट का कीवर्ड नहीं लगाओगे तो जनाब ये इसके साथ रेफरेंस नहीं बनाएगा। सही है, तो वो नल रिटर्न करेगा।
तो इसको टेस्ट करने का तरीकेकार एक और भी है, वो ये है कि आप इस इंस्ट्रक्शन को हटाओ, यहाँ पे लगाओ इफ। सही, अगर ये वाली वैल्यू बराबर है किसके, नल के, सही है, बराबर है इक्वल टू नल, तो यहां पर प्रिंट करके दे दे वैल्यू इज नल, एल्स यहां पर प्रिंट करके दे दे वैल्यू इज नॉट नल। अब यहां पर आउट का कीवर्ड लगा हुआ है, आउट का कीवर्ड लगा हुआ है। तो अब यहां पर जब मैं इस इंस्ट्रक्शन को चलाऊंगा तो मुझे क्या रिटर्न होके आना चाहिए, आउट का कीवर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मुझे नल तो रिटर्न नहीं करेगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे क्या कहेगा कि भाई वैल्यू इज नॉट नल। क्यों? क्योंकि इसको वैल्यू यहां से आउट के कीवर्ड से कोई ना कोई वैल्यू मिली है, काउंट की वैल्यू मिली है। अगर मैं आउट का कीवर्ड नहीं लगाता तो ये रेफरेंस नहीं बनाता और ये रिटर्न करके देता नल। तो अब यहाँ पे इसका मैसेज देखिएगा वैल्यू, अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इक्वल टू बराबर है नल के, इक्वल टू नल। चेक कर लेते हैं इसको जाइए चला कर, सिंटैक्स एरर। सॉरी, एक चीज मेरे ध्यान से निकल गई। देखो ये वाली कंडीशन जब भी हम लोग नल एसक्यूएल सर्वर में नल से मैच करते हैं ना, सही है, तो कभी भी इक्वल टू नहीं आता। अगर आप यहाँ पर देखो, अब हमने यहाँ पर आउट का कीवर्ड नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नल रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखो वैल्यू इज नल। एसक्यूएल सर्वर में नल को इक्वल टू करने के लिए, नल को कंपेयर करने के लिए हम इसका कीवर्ड, इसका क्लॉज लगाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर आउट का कीवर्ड लगाया तो यहाँ पर देखिएगा ये मुझे रिटर्न करके देगा वैल्यू इज नॉट नल, राइट। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जनाब आपका आउटपुट पैरामीटर जब आर्गुमेंट के तौर पर कोई वेरिएबल यूज होगा तो उसमें आउट का कीवर्ड लगाओगे तो वो एक्चुअल वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना इट विल रिटर्न द नल। यहां तक मुझे बताइए कोई सवाल, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब यहाँ पर इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टोर प्रोसीजर विद आउटपुट पैरामीटर। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने कर ली थी। अच्छा क्लास, एक सवाल और उठता है जहन में कि अगर फॉर सपोज मैं यहाँ से वाली कंडीशन हटा देता हूँ और यहाँ पर वापस वही वाली कंडीशन देता हूँ कि सेलेक्ट जो मेरे पास ये था टोटल एम्प्लॉय काउंट एज टोटल के नाम से हमने कर दिया, टोटल के नाम से। तो अब ये तो सीधा सीधा मुझे रिटर्न करके देगा मेरी वैल्यू उसके बेस पर। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास पैरामीटर, मैं पहला पैरामीटर आउट देना चाह रहा हूं, दूसरा पैरामीटर जो है वो इनपुट देना चाह रहा हूं, तो क्या वर्क करेगा? अगर मैं यहां से कहता हूं कि जनाब इसको पहला पैरामीटर मैंने ये दे दिया और कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर मैंने दे दिया आइदर मेल और फीमेल, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो ये जाहिर सी बात है ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको पहला पैरामीटर जो है वो कौन सा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर देखो इसने नल रिटर्न करके दिया और मैसेज में कह रहा है कि पैरामीटर जेंडर वाज नॉट डिक्लेयर्ड एज द आउटपुट। कि ये सपोज कर रहा है कि पहला पैरामीटर आने वाला जो पहला पैरामीटर जो है वो इनपुट है, जबकि आप यहाँ पे आउटपुट दे रहे हो। तो सीधा सीधा इसने कह दिया कि जनाब वो आउटपुट नहीं है।
तो अगर आपको ऑल्टरनेट करना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। वो क्या मेंशन कर दो कि आपका जो एक्चुअल पैरामीटर था जनाब वो ये था, आप इसके इक्वल टू कर दो। और इसी तरीके से जो आपका ये वाला पैरामीटर था आप वो इसको यहाँ पर यूज़ करके इक्वल टू कर दो। जब ये कंडीशन मिलेगी तो ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर डिफाइन कर दिया कि जो आउटपुट का एक्चुअल पैरामीटर था उसमें आर्गुमेंट कहाँ से आ रहा है ये। तो अब कंपाइलर को कोई मसला नहीं है, क्यूरी एडिटर को कोई मसला नहीं है, रीडर को। इसी तरीके से @जेंडर के भाई ये वाली वैल्यू इनपुट वैल्यू है जो कि इस पैरामीटर में जा रही है, ठीक है, रीड हो रही है, राइट। अब अगली चीज हमारे अच्छा कुछ सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर और आ जाते हैं 3, SP_help प्रोसीजर नेम, एक आता है SP_help टैक्स, ये आप लोगों ने देख लिया, व्यू द टैक्स ऑफ द स्टोर प्रोसीजर। और एक प्रोसीजर आता है SP_help। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी भी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए इस प्रोसीजर को यूज़ करो, यानी फॉर सपोज अब मैं इसी प्रोसीजर की बात कर लेता हूँ, सही। नेक्स्ट में आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ SP_ सिर्फ हेल्प और इस प्रोसीजर का नाम दे देता हूँ। तो ये वाला प्रोसीजर मुझे क्या देगा, इस प्रोसीजर के बारे में पूरी डिटेल दे देगा। अब अगर आप लोगों से वाई में ये क्वेश्चन हो सकता है कि जनाब ये मैंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, अब कल बनाया हुआ है, परसों बनाया हुआ है, कभी भी बनाया हुआ है, मुझे ये बताओ कि ये मैंने कब बनाया है प्रोसीजर, मुझे इसकी डिटेल चाहिए। तो आप सीधा सीधा एग्जीक्यूट करो ये वाला स्टोर प्रोसीजर और बता सकते हो कि सर आपने ये वाला प्रोसीजर इस डेट एंड टाइम पे बताया है, बनाया है, इसकी टाइप क्या है, प्रोसीजर है। यानी मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के दे सकता हूँ। देखो यहाँ पर कहीं भी मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि प्रॉक है या कुछ है, यहाँ पे कोई टेबल भी हो सकता है। अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ एम्प्लॉय 4 की और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि जनाब अब यहाँ पर ये इसकी टाइप क्या है, ये यूजर टेबल है, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि पहली बात तो ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर लिखा उसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया XYZ, तो ये कैसे बताओगे कि क्या ये कोई टेबल का नाम है, ये कोई स्टोर प्रोसीजर का नाम है, क्या ये ट्रिगर है, कोई कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जनाब आपके को ये पता होना चाहिए कि जनाब ये कि स्टोर प्रोसीजर है SP_help, जो कि ये मुझे बता सकता है कि ये एक्चुअल है किस क्या टाइप, इसकी टाइप क्या है, आइदर ये टेबल है, आइदर ये स्टोर प्रोसीजर है, वॉट एवर। और दूसरी बात आप ये भी बता सकते हो इसके थ्रू कि जनाब ये कब क्रिएट हुआ, किस डेट एंड टाइम पे, तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने रख देगा। तो अब यहाँ पे देखो इसने टेबल बताया कि जनाब ये इसका नाम ये है, ऑनर मतलब ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप क्या है कि एक यूजर टेबल है, इस डेट एंड टाइम पे क्रिएट हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ये हैं, नंबर ऑफ कॉलम की टाइप ये है, सही है। उसके बाद इनकी लेंथ ये है, पूरी डिटेल इसने ला के रख दी। अब क्या मतलब कि अगर मैं इसकी बात, इसमें जो पहला कॉलम है क्या इसमें कोई आइडेंटिटी कॉलम है, नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है तो सीड भी नहीं है, इंक्रीमेंट भी नहीं है, फुल रिप्लिकेशन है, इसमें मतलब वैल्यू जो है वो रिपीट हो सकती हैं। तो ये पूरी डिटेल, क्या इसमें कोई प्राइमरी की लगी हुई है या नहीं, हाँ भाई एक प्राइमरी की लगी हुई है। इसी तरीके से वो प्राइमरी की कौन सी है, उसका इंडेक्स। अब इंडेक्स हमेशा याद रखिएगा, किसी भी टेबल का कोई भी सेल हो, हर सेल एक ना एक इंडेक्स रख के बैठा हुआ होता है, उसके एड्रेस जो होता है वो हमेशा हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, कीप इन माइंड। तो ये बात हो गई हमारे पास। SP_help प्रोसीजर क्या करता है, व्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर प्रोसीजर लाइक पैरामीटर नेम, देयर डेटा टाइप्स। और इसी तरीके से आप जो है वो इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के साथ लिख सकते हो, जैसे कि वो टेबल हो गए, व्यू हो गए, स्टोर प्रोसीजर्स हो गए, ट्रिगर्स हो गए। ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो, अच्छा इसको एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका ये है जनाब कि आप इस टेबल को सेलेक्ट करो और ऑल्टर F1 आप प्रेस करो तो ये वाला प्रोसीजर चल जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को, डेटाबेस के किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो तो उसकी शॉर्टकट की भी इन्होंने बताई हुई है ऑल्टर F1, तो आप जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो इस प्रोसीजर को। SP_help टैक्स के बारे में भी सबको पता है,
कि जनाब टू व्यू द टाइप्स ऑफ द स्टोर प्रोसीजर। अगली चीज ये है कि एसपी अंडरस्कोर डिपेंड्स, ये एक प्रोसीजर है जो कि डिपेंडेंसीज डिफाइन करता है। क्या फॉर सपोज अगर मैं इसी स्टोर प्रोसीजर पे को इस वाले स्टोर प्रोसीजर पे चलाऊं कि फॉर एग्जांपल डिपेंड्स, तो अब ये मुझे क्या बताएगा जनाब, अब ये मुझे बताएगा कि ये एक स्टोर प्रोसीजर है जो कि इस टेबल पर डिपेंड करता है और जिसमें इस टेबल के कौन कौन से कॉलम्स पर डिपेंड करता है, आईडी और जेंडर पे। सही है। अगर आप यहाँ पर टेबल का नाम लिखना चाह रहे हो, फॉर सपोज मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसी प्रोसीजर में किसी टेबल को एक्सेस करवाना चाह रहा हूँ, तो जनाब ये मुझे बताएगा कि इस टेबल को जो है ना वो ये वाला जो टेबल है, इस टेबल से बिलोंग आपके दो स्टोर प्रोसीजर बने हुए हैं, एक एसपी अंडरस्कोर गेट एम्प्लॉय बाय आईडी और ये। तो ये डिपेंडेंसी बताता है कि भाई अगर कोई टेबल है तो बताएगा कि टेबल से बिलोंग कोई स्टोर प्रोसीजर ट्रिगर तो नहीं है। तो डिपेंड्स क्या करता है, तमाम डिपेंडेंसीज को डिफाइन करता है। व्यू द डिपेंडेंसी ऑफ द स्टोर प्रोसीजर, दिस सिस्टम एसपी इज वेरी store procedure is very useful, especially if you want to check if there are any store procedure that referring the table you are about to drop. Store procedure depends can also use with other database like database object like table। तो तमाम ओवरऑल डिपेंडेंसीज बताता है कि कौन सी चीज़ कौन सा ऑब्जेक्ट किससे रेफरेंस में है। अब जो हमारे पास आखिरी चीज़ आ गई वो ये है कि भाई जनाब हमने ये देख लिया स्टोर प्रोसीजर विद आउटपुट पैरामीटर, और एक स्टोर प्रोसीजर होता है हमारे पास जो कि रिटर्न कर रहा होता है। सही। देखो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, सी शार्प के फंक्शंस की बात करूं, तो उसमें कुछ टाइप फंक्शंस होते हैं कि जैसे पब्लिक इंटीजर और एक्स वाई जेड। तो अब उस फंक्शन का क्या वर्कफ्लो क्या होता है कि जनाब वो जिस टाइप का वो फंक्शन है वो एक वैल्यू उसी टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो यकीनन हमें रिटर्न वैल्यू से भी ये पता चल रहा है कि जनाब अगर हम कोई रिटर्न वैल्यू स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे तो वो यकीनन क्या करेगा, कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली हुई है कि जनाब ये वाला टेबल लिया हुआ है और इसी टेबल में इस एग्जाम्पल को यूज किया हुआ है कि जनाब एक स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसमें एक आउटपुट पैरामीटर है। चलो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्रिएट प्रोसीजर एसपी गेट ईएमपी काउंट 1 के नाम से हमने स्टोर प्रोसीजर बना लिया जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर बना लिया। किस नाम से इन्होंने बनाया हुआ है जनाब, टोटल काउंट के नाम से बनाया हुआ है। टोटल काउंट के नाम से, टाइप इसकी इंटीजर है, आउटपुट पैरामीटर है एस बिगिन देन एंड। अब ये क्या करेगा कि ये बताएगा कि जनाब इसमें ये कहा हुआ है कि भाई क्रिएट स्टोर प्रोसीजर और इसमें एक आउटपुट पैरामीटर है। इसके अंदर हमने क्यूरी क्या बात की भाई, तमाम एम्प्लॉइज को काउंट करके हमने इस आउटपुट पैरामीटर में रिटर्न करवाया और सीधा सीधा उसको इंप्लीमेंट करवा लिया। तो जनाब यहाँ पर सेलेक्ट एट द रेट टोटल काउंट विच इज इक्वल टू काउंट बाय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय 4। तो अब इस स्टोर प्रोसीजर को जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये सीधा सीधा क्रिएट हो जाएगा और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट करने का तरीकेकार क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप लोग एट द रेट टोटल काउंट के नाम से, जिसकी टाइप सेम होनी चाहिए आपके आउटपुट पैरामीटर की टाइप से। प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करोगे, प्रोसीजर का नाम यहाँ पे लिखोगे, ये प्रोसीजर का नाम है, ठीक है। पहला इसमें अब सिर्फ एक आउटपुट पैरामीटर ही है, तो आप क्या करोगे कि इस पैरामीटर को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पर आउट का कीवर्ड लगा दोगे और सीधा सीधा आप यहाँ पर चाहो तो डिस्प्ले करवा दो। तो नेक्स्ट लाइन में आते हैं, सेलेक्ट टोटल काउंट एज
टोटल के नाम से। तो अब ये तो हमने सिंपल इंप्लीमेंटेशन करवा ली, जो कि इस प्रोसीजर ने हमें रिटर्न करके दे दिया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब इसी सवाल को जो है वो मैं एक और स्टोर प्रोसीजर बनाता हूं, जो कि आउटपुट पैरामीटर नहीं है, जो कि रिटर्न वैल्यू स्टोर प्रोसीजर है। रिटर्न वैल्यू स्टोर प्रोसीजर इन्होंने कैसे बनाया? प्रोसीजर क्रिएट किया, उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, वो सीधा सीधा क्या कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यानी कि क्रिएट प्रोसीजर का नाम SP गेट रिटर्न EMP के नाम से हमने बना लिया, एज बिगिन देन एंड। फिर उसके बाद हमने सिंपल लिखा, इसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड आता है, रिटर्न का कीवर्ड रिटर्न कर दो। आप एक क्यूरी को इसको बाइंड करोगे, रिटर्न कर दोगे, पैरेंथेसिस में आप यहाँ पर एक क्यूरी लिखोगे, काउंट बाय ID फ्रॉम एम्प्लॉय। अब जो भी एम्प्लॉय आएंगे, जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, और ये प्रोसीजर जो है वो सीधा सीधा उसको रिटर्न कर देगा। अब ये वाला प्रोसीजर भी क्रिएट हो गया। अब इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने का क्या तरीक़ेकार है? अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करने का भी तरीक़ेकार यही है कि आप इस, चाहे वो आउटपुट पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर हो या रिटर्न वैल्यू स्टोर प्रोसीजर हो, आप जो है वो वेरिएबल लोगे। टोटल काउंट 1 के नाम से हमने वेरिएबल ले लिया, जिसकी टाइप इंटीजर हमने रख दी। प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाएंगे, और ये जो अब वेरिएबल है ना, सही है, इसको आप इक्वल टू करोगे आप अपने स्टोर प्रोसीजर के साथ, क्योंकि देखो स्टोर प्रोसीजर आपको क्या करके देगा, रिटर्न करके देगा, और आप उसको प्रिंट करवा रहे हो। किसको? इसको सीधा सीधा प्रिंट करवा रहे हो। सेलेक्ट एज टोटल। अब ये वाला प्रोसीजर